एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में आज भी महिलाओं का शोषण होता है और पिछले एक दशक में रेप केसेस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हुई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और न ही इस बात को नकारा जा सकता है कि किसी व्यक्ति पर रेप का झूठा आरोप लगने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। This rising menace is destroying the fabric of society. The misuse of laws is hindering the use of laws. कानूनों का दुरुपयोग कानून के सही उपयोग में बाधक है। जो कानून महिलाओं की मदद करने के लिए थे उन महिलाओं के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। जब तक झूठा रेप केस पकड़ में आता है उसके पहले ही समाज सोशल मीडिया में आरोपी को रेपिस्ट घोषित कर दिया जाता है। क्या उस फेक रेप केस के बाद उस व्यक्ति का सम्मान वापस लाया जा सकता है? क्या वो अपना जीवन पहले की तरह व्यतीत कर पाएगा? Certainly the memories of the false case, horrible days spent in jail and presence in court during hearings would haunt him like a ghost for a remaining part of his life. The media turns a blind eye towards acquittals, especially after the 2013 amendment made in rape laws. The acquittal of the accused is not noticed at all. और कोर्ट के जजमेंट के बाद भी उस व्यक्ति को रेपिस्ट ही बुलाया जाता है। इस तरह के मामले मसालेदार सुर्खियां बटोरते हैं, इसीलिए मीडिया भी इसमें कोई करेक्शन नहीं करती। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां कुछ महिलाओं ने पुरुषों को ब्लैकमेल भी किया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन पर रेप का मामला दर्ज करवा देंगे या उन्हें बदनाम कर देंगे। एंड टुडे वी सी मेनी मेन आर टर्निंग टुवर्ड्स men going their own way movement। इस तरह की चीजें रियल रेप विक्टिम्स की आवाज दबाती हैं और उन्हें अपमानित करती हैं, जबकि कीबोर्ड वॉरियर्स इंटरनेट पर खूब अटेंशन और सिंपैथी गेन करते हैं। Also this gives a chance to propaganda news outlets like BBC, Reuters etc. to paint India as rape capital of the world। जबकि ब्रिटेन में इंडिया के मुकाबले रेप केसेस तिगुने हैं। And it's even more after the rise of immigrants from the Middle East in Britain. Feminism is a belief that women should have the same rights and opportunities as men. Ideally, यही होना भी चाहिए। हर इंसान को समान अधिकार और अपॉर्चुनिटीज मिलनी ही चाहिए। तो फिर महिलाओं और पुरुषों के लिए सजा अलग-अलग क्यों है? Any woman should face the same jail time that a man would have faced if it was a false accusation। अगर बात बराबरी की है तो एक महिला होने के प्रिविलेजेस क्यों होने चाहिए? क्यों बस में सीट रिजर्व फॉर वुमेन होने चाहिए? क्या महिलाएं इतनी कमजोर हैं या दया का पात्र हैं? भारत में 52.4% पुरुष लिंग आधारित हिंसा का शिकार होते हैं और 40% पुरुष घरेलू हिंसा से जूझते हैं। भारत में पुरुषों की आत्महत्या करने की दर महिलाओं की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर पुरुष वर्क प्लेस, वॉर फैटालिटीज और हिंसक अपराधों के शिकार हैं। क्या ये वास्तव में मेल प्रिविलेज का परिणाम है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का परिणाम है और सम अदर फैंसी टर्म? बॉयज एंड मेन हैव बीन प्रोजेक्टेड बाय द पॉप कल्चर एज टोटली इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, सेल्फिश, हंग्री फॉर फिजिकल रिलेशंस एंड fearful of commitment. But how much is that true? फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं को उन्हीं बकवास चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करें जो कि पुरुष करते हैं। फेमिनिज्म का मतलब है समानता। So men's shitty things are equal to women's shitty things. Yes, it's her choice to be as shitty as men. लेकिन आप इसे यंग लड़कियों को किसी प्रकार की महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के कई वास्तविक उदाहरण हैं, लेकिन फिर हमें ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं को उनकी गलत चीज के लिए समान रूप से आंका जाए। इससे पहले कि आप मुझे एंटी वुमेन डिक्लेयर कर दें, बताना चाहूंगी कि why it's important to differentiate between the feminist movement and the principle of equal opportunity to man and women। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, जबकि महिला पुरुष समानता एक आइडिया है। And the same idea can find a better vehicle in a different movement. Here are the reasons why. First, feminism एक फैशन ब्रांड है और ग्लैमर इसकी करेंसी है। फेमिनिस्ट्स ने ब्यूटी और ग्लैमर को करेंसी बनाकर इस मूवमेंट की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट्स की मदद से एक्ट्रेसेस, मॉडल्स हमें फेमिनिज्म के बारे में बता रही हैं। फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। कई ब्यूटी ब्रांड्स कहते हैं कि सशक्त बनिए, पर उसके पहले हमारी क्रीम खरीदिए so that your skin looks fairer and smoother। इस तरह से फेमिनिज्म का जो असल संदेश है कि महिलाएं उनके रंग रूप से कहीं ज्यादा हैं, वो वहीं खत्म हो जाता है। If feminism is only there to sell clothes, lipsticks, makeup, jewelry and cigarettes to women, then we don't need feminism at all। और स्पष्ट रूप से अधिकांश सेल्फ मेड भारतीय महिलाएं जो बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी हैं और वास्तव में अपनी मेहनत से उन्होंने कुछ हासिल किया है, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को कभी इतना कम नहीं किया कि वो सिर्फ सुंदर दिखने वाले लोगों को अपना रोल मॉडल स्वीकार कर लें। सेकंड, आम लोगों को उपदेश देने वाले शोबिस के पाखंडी लोग। मी टू मूवमेंट पर विचार करें। मी टू के ज्यादातर मामले शोबिस इंडस्ट्री से सामने आए, चाहे वो मीडिया चैनल हो या बॉलीवुड। Weren't many actresses telling us about my choice and we don't need a man except for his semen? Didn't we have a lot of them giving us lectures about what powerful women look like? Why then they have been silent on what appears to be pervasive sexual abuse in their industry? और ये कोई छोटी मोटी महिलाएं नहीं है। These are icons of women empowerment. Are we supposed to gloss over the fact that the likes of Oprah, who give outstanding speeches on feminism, remained best friends with Harvey Weinstein for a long time? AIB and Bollywood के आर्टिस्ट्स, इन्होंने ओपन कल्चर को
वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज से बचने के लिए रामबाण इलाज बताया। इनके अनुसार एक आम आदमी ही है जो कि डेस्परेट होता है एंड दैट्स व्हाई ही रेप्स। तो अब उस थ्योरी का क्या हुआ? On one hand, show business elites go around broadcasting this part of the world treats women as second-class citizens. On the other hand, show business itself is a bastion of sexual exploitation. जब बात empowered actresses की होती है तो ये इनकी इंडस्ट्री और इनके कल्चर को प्रेज करते हैं, लेकिन जब बात इनके इंडस्ट्री में हुए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की है तब ये सामान्य रूप से सारे पुरुषों को दोषी ठहरा देते हैं। थर्ड, फेमिनिज्म इज अ लग्जरी। फेमिनिज्म मूवमेंट समाज के शिक्षित और एलीट वर्ग तक ही सीमित है और ये आम महिलाओं के जीवन पर कोई खासा प्रभाव नहीं डालता। जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के सोशल मीडिया मूवमेंट्स, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पोस्ट करना। रिसेंटली मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल्स पर मेल पेडेस्ट्रियन के बजाय फीमेल पेडेस्ट्रियन को फीचर किया गया, बट आई एम नॉट श्योर कि किसी भी आम महिला के जीवन में ये चीज कोई खासा प्रभाव डालेगी। एंड आई एम श्योर कि कभी किसी महिला ने उस चीज पर ध्यान भी दिया हो या उस चीज को एज अ साइन ऑफ पेट्रियार्की कंसीडर किया हो। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कैंपेन्स को काफी कवरेज मिलता है, बट एक्चुअली इंडिया में और लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एक्चुअली एग्जाम्पल्स सेट किए हैं और रूढ़िवादी समाज के सारे बंधनों को तोड़कर अपना और देश का नाम रोशन किया है। ऐसी महिलाओं को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। हिपोक्रेसी। All you need is common sense to understand this hypocrisy of pseudo feminists. किसी भी महिला को पर्दे में रखना गलत है एंड एज अ फेमिनिस्ट एंड एज अ वुमेन मुझे इस आइडिया के अगेंस्ट होना चाहिए, राइट? बट व्हाट फेमिनिस्ट्स एक्चुअली डू? घूंघट इज रिग्रेसिव बट बुर्का इज अ साइन ऑफ फेमिनिज्म. I have not met even a single feminist who ever talked about halala, female genital mutilation, burqa, triple talaq and many more such regressive traditions. But they are very vocal about सती प्रथा in Hinduism, जो कि आज प्रैक्टिस में भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि सभी धर्मों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ एक ही रिलीजन को टारगेट करना। You see, defaming Hindu festival in name of feminism and then portraying one religion as a blessing for women. You can see a clear propaganda here that they are trying to defame Hinduism and advertise other religion. The amount of freedom women have got in Hinduism is too damn high. But these anti-Hindu elements are busy in defaming Hinduism, and the worst part is, many Hindu teenage girls are falling into this trap. Feminists are peddling Marxist and leftist propaganda in India. वो सारे इतिहास को दोहरे रूप में देखने के मार्क्सिस्ट अप्रोच की नकल करते हैं, जिसमें एक पीड़ित है, एक अपराधी और उनके बीच का स्थायी संघर्ष। और ये विचार कि समाज के सारे सोशल स्ट्रक्चर्स अपराधी के साथ मिले हुए हैं। पेट्रियार्की का भव्य और व्यापक निर्माण इसी तरह की सोच का एक प्रोडक्ट है। सब कुछ एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली संभावित रूप से पेट्रियार्की ही है। फेमिनिस्ट्स के लिए पेट्रियार्की एक बड़ा राक्षस है जो हर जगह दुबका हुआ है, चाहे वो पारंपरिक परिवार हो, विवाह हो, वर्क प्लेस हो। फेमिनिस्ट मूवमेंट पेट्रियार्की के इस राक्षस का एक पंथ बन गया है जहाँ व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मूल सोच के लिए कोई जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप नॉट वर्किंग आउट, डोंट बिट्रे वुमेन folk by thinking a fight between you and your boyfriend is just between you two. It's about hundreds of years of patriarchy and toxic masculinity. Situating one's mundane life in the grand design of the historical struggle between sexes may create a sense of self-importance and polish one's ego, but it doesn't solve problems, and it surely doesn't allow one to grow. This toxic feminism has reduced itself into being cheaper version of the left, and the women into being a cheaper version of men. In reducing women's issues to Marxist doctrines of material redistribution and opposition to meritocracy, womanhood itself is downgraded and stunted. The basic difference between feminism and femininity is, one is an ideology which tries to equate women with men, and other is female nature, that is love, compassion and ability to nurture is female instinct. Feminists call femininity as feminism to confuse Sims who have no idea about how feminism is product of Marxist egalitarianism. I'm not against femininity. That is innate nature of women. It shouldn't be offensive to women. In fact, the whole idea of liberalism and communism is against masculinity and femininity. Masculinity and femininity are made for each other and have natural attractive tendency. Modern media, communication and narrative is against very idea of it. Even men are discriminated at various phases of their lives and even in their daily lives. Yet, men empowerment does not exist. The fact that female empowerment exists but men empowerment doesn't is enough to show pseudo-feminists their place. As I say, differentiation is natural order. Even plants have flowers of two genders that perform their specific function, and even roots, stem, leaves are different in function. A forest has both lions and tigers and elephants. One can be superior to another in different ways. Doesn't mean there's any discrimination. It's a matter of pride when a woman pushes her limits, breaks patriarchy, and does something extraordinary. But when a man and women choose to stick to their gender roles is not patriarchal.
India, being a progressive society, needs men and women to stand together and procreate rather than falling for stupid liberal standards. Ardhanarishwar shows us that the union of male and female energies is at the base of all creation. We have always been a land of equal daughters and equal sons. Although we forgot our values with time, I do believe in the idea of equal rights and opportunities for everyone. But when we can learn from our own Sanatan Sanskriti, then why do we need a foreign concept of pseudo-feminism which has led more harm to the society? Think about it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Please do share the video to spread awareness. Thank you for watching.